दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे जय बजरंग इंस्टीट्यूट पर। आज से ये हमारे संस्थान का पहला वीडियो है और आज हम आपको अरब आक्रमण से लेकर पूरा दिल्ली सल्तनत तक का कंटेंट इसी वीडियो में पूरा कराएंगे। उम्मीद करता हूं इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी कोई सीरीज को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी कंटेंट को आपको अलग से देखने का मौका मिलेगा। इसमें ही आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे और यदि आपको कोई क्वेश्चन में डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अरब आक्रमण की। अरब आक्रमण की जानकारी हमें कहां से मिलती है? तो अरब आक्रमण की जानकारी हमें चचनामा ग्रंथ से मिलती है। इसके लेखक हैं अलबुकर्क, जो कि पैगंबर मोहम्मद के बाद इस्लाम धर्म के उत्तराधिकारी होते हैं और यहाँ पर ये बगदाद में बैठते हैं। और बगदाद कहाँ है? इराक की राजधानी बगदाद है, जहाँ पर खलीफा बैठता है। और ये खलीफा सभी सुल्तानों को, सभी शासकों को सुल्तान की उपाधि देने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर अपन देख लेते हैं, थोड़ा साथ साथ में आप नोट भी करते चलेंगे और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक पक्का नोट्स भी बनवाता चलूंगा साथ में। तो यहाँ पर लिखेंगे अपन अरब आक्रमण, और अरब आक्रमण की जानकारी है तुम्हारी किससे? चचनामा ग्रंथ से। चचनामा ग्रंथ कौन सा है? चचनामा ग्रंथ एक फारसी ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है ये? फारसी ग्रंथ है चचनामा। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं तुम्हारे अबू बकर। अबू बकर इसके लेखक हैं। और ये इसमें क्या है, कौन है ये है तुम्हारे पैगंबर के बाद इस्लाम धर्म के उत्तराधिकारी। पैगंबर के बाद इस्लाम धर्म के उत्तराधिकारी हैं। अब इस चचनामा ग्रंथ में किसकी जानकारी मिलती है? तो इस चचनामा ग्रंथ में हमें इराक का शासक कौन? तो इराक का शासक अल हज्जाज और उसका जो दामाद रहता है, भतीजा और दामाद ही लिख लीजिए। उसका जो दामाद रहता है, और दामाद है तुम्हारा मोहम्मद बिन कासिम। इसकी जानकारी मिलेगी। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, यदि आप सुनेंगे तो आपको एक बार में ही अरब आक्रमण याद हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पर खलीफा रहते हैं और उन खलीफा का नाम है उमर। खलीफा का नाम क्या है? उमर खलीफा है। और 636 में ये धर्मांध की नीति अपनाते हैं। 636 ईस्वी में ये धर्मांध की नीति अपनाते हैं। धर्मांध की नीति से मतलब ये है, ये अपने मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं और हिंदू मंदिर मस्जिदों को तोड़कर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहते हैं। इनका शुरू से ही ये लक्ष्य रहा है। तो इन्होंने इस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए क्या किया था? इन्होंने सबसे पहले 636 ईसा पूर्व में 2 बंदरगाह बनाए थे, क्योंकि इनका मानना था कि किसी अगर राज्य पर या किसी देश पर आक्रमण करना है तो अपनी स्थिति पहले सुदृढ़ बनानी होगी। तो इसके लिए सबसे पहले इन्होंने मालाबार और सिंध 2 इन्होंने बंदरगाह बनाए। कौन कौन से बनाए थे? एक बनाया था आपका मालाबार और दूसरा बनाया था सिंध। तो इन दोनों बंदरगाह पर सबसे पहले इन्होंने 643 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। 643 ईस्वी में सिंध के देवल प्रांत पर आक्रमण किया। लेकिन यहाँ पर पुलकेशन द्वितीय का शासन होने के कारण यहाँ पर इनको असफलता मिलती है। इसके बाद ये एक आक्रमण 660 ईस्वी में और करते हैं। 660 ईस्वी में एक आक्रमण इनके द्वारा और किया जाता है। ये आक्रमण भी इनका असफल होता है। ये दोनों ही आक्रमण उमर खलीफा के शासनकाल में होते हैं। इन दोनों आक्रमणों को जो रास्ता था वो कौन सा रास्ता था? समुद्र के रास्ते से आक्रमण होते हैं और दोनों ही आक्रमण ये बिल्कुल क्या है, असफल हो जाते हैं। और इसके बाद फिर ये थोड़ी कोशिश और करते हैं, फिर ये सोचते हैं क्यों ना हम अपने साम्राज्य में ही पहले अपना कब्जा जमाया जाए। तो ये कहाँ के निवासी थे? तो ये अफगान के निवासी थे। तो ये अफगान में ये क्या करते हैं? अफगान में काबुल और जाबुल 2 प्रांत हैं, इन पर ये आक्रमण करने की सोचते हैं। कब? 695 ईस्वी में और 699 ईस्वी में इनका समय ये रहता है। लेकिन यहाँ पर भी इनको मुंह की खानी पड़ती है और असफलता का सामना करना पड़ता है। अब यहाँ पर हिंदू शाही शासक इनको सलाह देते हैं कि तुम्हारा काम व्यापार करना है, आप सिर्फ व्यापार कीजिए, ना कि पूरे क्षेत्र पर अधिकार कीजिए। यदि आप व्यापार करेंगे तो ही आप टिक पाएंगे, अन्यथा आपको बंदी बना लिया जाएगा या आपको
मार दिया जाएगा, ऐसा कहकर इनको ये धमका देते हैं। तो अब क्या होता है, तो फिर ये सोचते हैं जीत तो मिलने रही है, आक्रमण असफल हो रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, तुम्हारा ये मानिए ये है भारत अपना, ये भारत है, और इस भारत के नक्शे में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये है श्रीलंका, कौन सा है ये, यहाँ पर है ये श्रीलंका, और यहाँ पर पड़ता है तुम्हारा पाकिस्तान, और यहाँ पर पड़ता है अफगानिस्तान। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं अरब, तो अरब यहाँ पर व्यापार की दृष्टि से सोचते हैं कि अब मुझे व्यापार करना ही है, लड़ना नहीं है, तो यहाँ से अपना जहाज लेकर आते हैं अफगानिस्तान से, ठीक है, अफगानिस्तान से जहाज लेकर अपना आते हैं और यहाँ पर एक मंदिर को लूटते हैं, और मंदिर से लूटने के बाद यहाँ पर लूटपाट करने के बाद यहाँ से ये बहुत सारा कीमती सामान सोने जवाहरात वगैरह लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर इनको सिंध में, यहाँ पर इनको सिंध प्रांत में डाकू घेर लेते हैं और वो इनका सामान लूट लेते हैं पूरा का पूरा। अब ये जाते हैं सिंध प्रांत के राजा के पास और बोलते हैं कि ऐसे ऐसे हमारा सामान लूट लिया गया है, तो वो इसकी भरपाई करने से मना कर देता है। फिर ये खबर भेजते हैं किसको, अल हज्जाज और उमर खलीफा को। किसको भेजते हैं, इराक के शासक अल हज्जाज और उमर खलीफा को खबर भेजते हैं कि पहले तो हम शांति से व्यापार कर रहे हैं, व्यापार भी नहीं करने दे रहे हैं, और तो और हमने 2 बार जो युद्ध भी किया था उस युद्ध में क्या हुआ, इन्होंने हमको पीटा, मारा, भगाया, अब व्यापार करने भी नहीं दे रहे हैं। तो अल हज्जाज बोलता है यदि ऐसी कंडीशन है तो आपके साथ बिल्कुल निराकरण किया जाएगा। तो अल हज्जाज जो सिंध प्रांत के राजा थे दाहिर, उनके पास संदेशा भेजता है कि यदि हम आपके साम्राज्य में व्यापार कर रहे हैं, व्यापार भी नहीं करने दिया जा रहा है, ऊपर से हमारा जो सामान था, कीमती सामान था, उसको भी तुम्हारे राज्य की प्रजा ने लूट लिया है। तो दाहिर कहता है कि सिंध प्रांत के डाकू मेरी प्रजा नहीं है, सिर्फ सिंध प्रांत की प्रजा ही मेरी प्रजा है, इसलिए मैं इसकी भरपाई नहीं कर पाऊंगा। तो यहाँ पर क्या होता है, तो अल हज्जाज कहता है कि यदि आपको इसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे तो आप युद्ध के लिए तैयार हो जाइए। तो यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले अल हज्जाज युद्ध करने के लिए, अल हज्जाज सबसे पहले युद्ध करने के लिए किसे भेजता है, अल हज्जाज सबसे पहले युद्ध करने के लिए उबैदुल्ला और बुदैल को भेजता है। और यहाँ पर वर्सेज में कौन रहता है, सिंध प्रांत की सेना, सिंध प्रांत की यहाँ पर सेना रहती है। जब उबैदुल्ला और बुदैल दोनों ही सिंध सेना पर भारी पड़ने लगते हैं, सिंध सेना कमजोर होने लगती है, तो सिंध प्रांत का राजा होता है दाहिर। यह दाहिर क्या होता है, यह अपनी सेना के साथ युद्ध करने लगता है, फिर इनकी सैन्य शक्ति कमजोर होने लगती है। जब इनकी सैन्य शक्ति कमजोर होने लगती है तो ये किसको बुला लेते हैं, मोहम्मद बिन कासिम को, जो कि योग्य कुशल सैनिक था और युद्ध में काफी निपुण था। तो यहाँ पर आता है फिर मोहम्मद बिन कासिम, कौन आता है, मोहम्मद बिन कासिम आता है। और मोहम्मद बिन कासिम जब आता है तब दाहिर के साथ जो युद्ध होता है, इस युद्ध को हम बोलते हैं रावर का युद्ध। इस युद्ध को हम क्या बोलते हैं, रावर का युद्ध। इस युद्ध को हम बोलते हैं रावर का युद्ध। तो बीडी महाजन के अनुसार ये युद्ध 711 ईस्वी में हुआ था। और हरीशचंद्र वर्मा के अनुसार, किसके अनुसार, हरीशचंद्र वर्मा के अनुसार ये युद्ध 712 ईस्वी में हुआ था। अब इस युद्ध का परिणाम क्या निकलता है, इस युद्ध में दाहिर हार जाता है और मोहम्मद बिन कासिम जीत जाता है। अब यहाँ पर इसकी पत्नी रहती है, काफी सुंदर रहती है, और 2 लड़कियां रहती हैं और एक लड़का रहता है इसका दाहिर सेन मुल्तान पहुंच जाता है यहाँ से भागकर अपनी दोनों बहनों को और माँ को छोड़कर। अब यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम संदेश भेजता है अल हज्जाज को और उमर खलीफा को कि दाहिर तो मर गया और उसका लड़का मुल्तान भाग गया, अब इसकी 2 लड़कियां बची हैं और पत्नी बची है। पत्नी काफी सुंदर है, यदि आप कहो तो हम इसको साथ ले आए। तो उमर खलीफा और अल हज्जाज बोलते हैं ले आओ, इसमें क्या बात है, अगर माल सही है तो उसको देखेंगे, चेक करेंगे क्या है इसमें। तो जब ये यहाँ पर जाता है लेकर अल हज्जाज के पास, कौन, मोहम्मद बिन कासिम, तो मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर क्या करता है, पहले तो इसकी पत्नी को, दाहिर की पत्नी को देखता है। तो दाहिर की पत्नी क्या है, मतलब ना जाने के लिए तैयार रहती है और वह जौहर कर लेती है। फिर 2 लड़कियां बचती हैं, तो इन दोनों लड़कियों को मोहम्मद बिन कासिम अल हज्जाज और उमर खलीफा के सामने पेश करता है। जब यहाँ पर ये ले जाता है तो अल हज्जाज और उमर खलीफा उन लड़कियों को देखकर, उन लड़कियों की सुंदरता को देखकर कामुक हो जाते हैं और कहते हैं कि जैसा तुमने बताया था वैसा ही हमने पाया है, क्या बात है, तुमने तो सारा का सारा मामला पहले से ही फिट कर दिया है।
तो यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम लड़कियों को छोड़कर चला जाता है और लड़कियों को छोड़ने के बाद जैसे ही उमर खलीफा और अल हज्जाज लड़कियों की ओर बढ़ते हैं तो वो लड़कियां बोलती हैं हम आपके योग्य नहीं है, हमारा कौमार भंग हो चुका है, रास्ते में हमारे साथ मोहम्मद बिन कासिम ने छेड़खानी कर दी है। इतनी बात सुनकर उमर खलीफा और अल हज्जाज भड़क जाते हैं और बोलते हैं जब हमको नौता तुमने दे ही दिया था, जब खाना नहीं खिलाना था तो रास्ते में तुमने ऐसा गलत काम कैसे किया। और मोहम्मद बिन कासिम की एक भी बात ना सुनकर इसको घोड़े की खाल में, किसमें, घोड़े की खाल में सिलवा दिया जिंदा और 3 दिन बाद इसको निकाला गया और लड़कियों के सामने पेश किया गया। ऐसा कर कर अल हज्जाज और उमर खलीफा लड़कियों की सिंपैथी जीतना चाहता था और उनके मन में प्यार जगाना चाहता था कि कैसे भी ये हमसे प्यार करने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन हुआ कुछ उल्टा। लड़कियां मोहम्मद बिन कासिम जब उसके सामने पेश किया जाता है तो उनको देखकर हंसती हैं और बोलती हैं कि हम तो झूठ बोल रहे थे, इसने हमारे पिता को मार डाला तो हमने इसको मरवा डाला, तुम्हारा युग कुशल सैनिक था तो, और ये तुम्हारा एक दाहिना हाथ था, हथियार था तुम्हारा एक तरीके से, तो हमने इसको मरवा दिया झूठ बोलकर तुम्हारे ही हाथों। अब उमर खलीफा और हज्जाज भड़क जाते हैं, अल हज्जाज, और ये क्या करते हैं, उबैदुल्लाह और बुदैल को आदेश देते हैं कि इन दोनों लड़कियों की चोटियों को घोड़े की पूंछ से बांधो और इनको जब तक घसीटो जब तक कि इनके प्राण ना निकल जाएं, तभी इनको समझ में आएगा। और हुआ भी ऐसा ही। उबैदुल्लाह और बुदैल दोनों लड़कियों की चोटियों को घोड़े की पूंछ से बांधते हैं और उनको घसीटते हुए ले जाते हैं, वहां पर उनकी मृत्यु हो जाती है। इधर दाहिर सैन की मृत्यु मुल्तान पर हो जाती है, मुल्तान में। और कश्मीर और पंजाब, कहां पर, कश्मीर और पंजाब तक ये आगे नहीं बढ़ पाए। इन्होंने कहां तक कर लिया था, मुल्तान पर। कहां तक, मुल्तान पर कब्जा कर लिया था। मुल्तान में कौन था, दाहिर का बेटा था दाहिर सैन, जिसको इन्होंने मार डाला था। तो इस युद्ध में क्या क्या जानकारी मिलती है और इस युद्ध के मेन कारण क्या थे, तो युद्ध के मेन कारण थे कि पहले अरब वासियों को उकसाया गया। जब इनको जब ये युद्ध हार गए, असफलता का सामना करना पड़ा, अरब आक्रमण हम कह सकते हैं कि एक बार इनको यदि युद्ध में हरा दिया तो अगर इनको नहीं उकसाया जाता तो ये अरब आक्रमण द्वारा नहीं होता। तो कारण यही बना कि इनका समुद्री जो जहाज था उनको लूटा गया डाकुओं द्वारा और राजा दाहिर द्वारा इसकी भरपाई नहीं की गई, जिसके चलते ये युद्ध का परिणाम निकला। अब इस युद्ध का और उद्देश्य क्या था, जैसा कि मैंने बताया था कि उमर खलीफा ने धर्मांध की नीति अपनाई, तो इनका मेन उद्देश्य क्या था, हिंदू मंदिरों को तोड़ना। क्या था, हिंदू मंदिरों को तोड़ना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। क्या करना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना इनका मुख्य उद्देश्य था। अब मोहम्मद बिन कासिम के बारे में थोड़ी बात जान लेते हैं। मोहम्मद बिन कासिम क्या था, मोहम्मद बिन कासिम ऐसा पहला सुल्तान था जिसने जजिया कर वसूला। क्या वसूला, जजिया कर वसूला। जजिया कर क्या होता था, तो गैर मुस्लिमों से वसूला जाने वाला एक कर होता था जिसको वसूला जाता था। लेकिन इसके अंदर इतनी भलाई तो थी कि इसने ब्राह्मणों, अनाथों, अपंगों, महिलाओं और बच्चों से कोई कर नहीं वसूला। लेकिन अब जजिया के संबंध में, अब जब जजिया बात आई गई तो इसके संबंध में हम और फैक्टों की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो एफएसटी होता है, फिरोज शाह तुगलक वंश का शासक जो होता है, जब ये आता है तो ये ब्राह्मणों से भी जजिया कर वसूलता है। तो ब्राह्मणों से जजिया कर वसूलने वाला शासक कौन था या सुल्तान कौन था, तो अगर क्वेश्चन बनेगा तो आप बना पाएंगे कि ब्राह्मणों से किसने वसूला, फिरोज शाह तुगलक ने वसूला। अब यहाँ पर देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के बाद कौन आता है, तो अकबर आते हैं। कौन आते हैं, अकबर आते हैं तुम्हारे 1564 में और ये जजिया कर को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं, जजिया कर को ये बंद कर देते हैं। अब जजिया कर जब बंद हो जाएगा तो राज्य की व्यवस्थाएं भी अस्त व्यस्त हो जाएंगी। और इसके बाद क्या आते हैं, औरंगजेब 1679 में। 1679 में औरंगजेब जब आते हैं तो औरंगजेब जजिया कर को पुनः स्टार्ट कर देते हैं। कहते हैं कि जजिया कर के बिना तो हमारा राज्य का संचालन ही नहीं हो पाएगा। इन्होंने क्या किया, जजिया कर को स्टार्ट कर दिया, दोबारा शुरू कर दिया। लेकिन इनके बाद आते हैं फिर परवर्ती मुगल शासक फर्रुखसियर। कौन आते हैं, परवर्ती मुगल शासक कौन है, परवर्ती मुगल शासक है तुम्हारे फर्रुखसियर। और ये क्या करते हैं, ये जनता की भलाई के लिए सोचते हैं और जजिया कर को बंद कर देते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि राज्य की व्यवस्था डावाडोल होने लगी, डगमगाने लगी, तो इन्होंने फिर जजिया कर स्टार्ट कर दिया। यानी कुछ समय के लिए बंद करते हैं, कुछ समय बाद फिर स्टार्ट
करते हैं। इसके बाद जजिया घर को अंतिम रूप से बंद करता है मोहम्मद शाह रंगीला। कौन करता है? मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला, जिसके बचपन का नाम रोशन अख्तर है, यह जजिया घर को पूर्ण रूप से बंद कर देता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि जजिया घर से संबंधित जो फैक्ट थे वो भी हमने क्लियर कर लिए। अब मोहम्मद बिन कासिम के विषय में और जानकारी लेते हैं कि क्या हुआ। तो इसने क्या किया था? जिहाद का नारा भी दिया था। अब हम चर्चा करते हैं अरब आक्रमण के बाद तुर्की आक्रमण की। तुर्की आक्रमण के लिए थोड़ा हम देख लेते हैं, हमारा ये कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं तुर्की आक्रमण की तरफ। तुर्की आक्रमण डाल लीजिए आप सभी लोग, तुर्की आक्रमण। तो तुर्की आक्रमण में सबसे पहले कुछ जो मेन पॉइंट हैं उनको हम चर्चा कर लेते हैं। तुर्की कौन थे, कहां से आए थे, तो उसके लिए आप इस तरह की 2 लाइनें खींच लीजिए या टेबल बना लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अफगान की। कहां से आए थे ये? अफगान से आए थे। कहां से आए थे? अफगान प्रांत से। तो यहाँ पर क्या हुआ था? 954 से 963 ईस्वी में, 954 से 963 ईस्वी में अफगान का जो शासक था, अफगान का शासक कौन था? अब्दुल मलिक। अफगान का शासक था अब्दुल मलिक, और इसका एक गुलाम था अल्पतगीन बुखारा। कौन था? अल्पतगीन बुखारा। इस गुलाम की योग्यता से प्रसन्न होकर इसने क्या किया था? इसने इसको खुरासन का राज्यपाल बना दिया। किसका राज्यपाल बना दिया? खुरासन का राज्यपाल बना दिया। अब भैया किसी को तुम राज्यपाल बनाओगे, उसकी सहन शक्ति बढ़ेगी, उसकी नीयत आगे जाकर खराब होगी। हुआ भी ऐसा ही। अब्दुल मलिक की मृत्यु के बाद इसका भाई मंसूर गद्दी पर जब बैठता है, तो अल्पतगीन बुखारा विद्रोह कर देता है और अपने 800 वफादार सैनिकों के साथ, कितने? 800 वफादार सैनिकों के साथ विद्रोह कर देता है और अपनी अफगान के गजनी नामक प्रांत में जाकर बस जाता है। कहां बस जाता है? गजनी नामक प्रांत में जाकर बस जाता है। अब इधर चीन के उत्तर पश्चिम में, जैसा कि भारत के नक्शे में अपन देखते हैं, ये भारत का नक्शा है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, यहाँ पर चीन है और चीन के उत्तर पश्चिम में ये दिशा कौन सी होगी? उत्तर। ये हो गई दक्षिण, ये हो गई तुम्हारी पूरब और ये हो गई पश्चिम। तो चीन के उत्तर पश्चिम में क्या हुआ था? यहाँ पर एक बर्बर, असभ्य और लड़ाकू जाति निवास किया करती थी, जो कि इनके संपर्क में आने के बाद इस्लाम धर्म को धारण कर लेती है। कौन सी जाति थी? बर्बर, असभ्य और लड़ाकू। किसके संपर्क में आती है? इन्हीं लोगों के संपर्क में। और इनका वंश कौन सा था? इनका वंश ये था, पहले अफगान के जो शासक थे अब्दुल मलिक, इनका वंश था सामानी वंश। कौन सा वंश था इनका? सामानी वंश। और जो अल्पतगीन बुखारा था, इसका वंश कौन सा था? यामनी वंश। कौन सा वंश था? यामनी वंश। तो यामनी वंश के संपर्क में आने के बाद ये क्या करते हैं? इस्लाम धर्म को अपना लेते हैं। तो सबसे पहले कौन आता है? तुम्हारा आता है अल्पतगीन। क्रम ध्यान रखना और लिखते चलना, साथ साथ नोट करते चलना। तो पहला कौन आता है? अल्पतगीन। अल्पतगीन के बाद तुम्हारा कौन आएगा? अल्पतगीन के बाद तुम्हारा आएगा बलगतगीन, इसहाक। अल्पतगीन के बाद तुम्हारा आएगा इसहाक और इसहाक के बाद आएगा तुम्हारा बलगतगीन। और बलगतगीन के बाद आते हैं तुम्हारे पिराई और इसके बाद आता है सुबुक्तगीन और सुबुक्तगीन के बाद आता है तुम्हारा महमूद गजनवी। कौन आता है? महमूद गजनवी। तो इस वंश में जो प्रमुख शासक हुए हैं उन शासकों के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला तो अल्पतगीन, ये आए और गए, तो इनके विषय में चर्चा नहीं करेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सिर्फ अल्पतगीन की थोड़ी चर्चा करेंगे, सुबुक्तगीन की चर्चा करेंगे और महमूद गजनवी की चर्चा करेंगे। तो अल्पतगीन क्या था? देखा था तुमने, अल्पतगीन के बारे में बताया था, खुरासन का राज्यपाल था। तो यहाँ पर अपन डाल लेते हैं पहले अल्पतगीन। अल्पतगीन का
दामाद या गुलाम, पहले कौन था ये, गुलाम था, कौन, सुबुक्तगीन, बाद में क्या बना, दामाद, सुबुक्तगीन। इसके बाद इसका पुत्र आता है, और पुत्र है तुम्हारा महमूद गजनबी। पुत्र कौन है, महमूद गजनबी, ये इसका पुत्र है। अब यहाँ पर होता क्या है, जैसे ही यहाँ पर सुबुक्तगीन के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। सुबुक्तगीन शुरुआत में अल्पतगीन का गुलाम था, लेकिन योग्यता इसकी इतनी अच्छी थी, युद्ध कौशल में इतना निपुण था कि अल्पतगीन ने इसको अपना दामाद बना लिया और इसको उपाधि दी। कौन सी उपाधि, अमीर उल उमरा, अमीर उल उमरा, अमीर उल उमरा की उपाधि दी। अमीर उल उमरा की उपाधि का मतलब क्या था, कमांडरों का कमांडर, कमांडरों का कमांडर, यानी कि सबसे शक्ति सेना की प्रमुख इसके अंडर में आती थी। और इसके बाद जैसे ही इसको ये उपाधि मिली तो इसने अपनी सत्ता का रोल दिखाना स्टार्ट किया। जैसे कोई नया टीआई आता है तो क्या करता है, ज्वारियों को उठाता है, पहले उल्टे सीधे काम करता है, मतलब अपना प्रभुत्व जमाएगा, दिखाएगा कि मैं कौन हूं। तो ऐसे ही सुबुक्तगीन क्या करेंगे, सबसे पहले हिंदू शाही शासक, हिंदू शाही शासक कौन है तुम्हारे, जयपाल, हिंदू शाही शासक जयपाल को परास्त करता है और कहता है कि तुम हमारे अंडर रहकर कार्य करोगे, शासन चलाओगे, और उस शासन से जो आय राजस्व तुमको मिलेगा उसका कुछ हिस्सा हमको दोगे। इसके बाद ऐसे ये कई युद्ध करता है और सुबुक्तगीन की 997 ईस्वी में, 997 ईस्वी में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाती है। सुबुक्तगीन की मृत्यु हो जाती है, कब होती है, 997 ईस्वी में। अब जैसे ही 997 ईस्वी में इसकी मृत्यु होती है, फिर इसका पुत्र आता है महमूद गजनबी। कौन आता है, महमूद गजनबी। अब महमूद गजनबी गद्दी पर बैठेगा, तो महमूद गजनबी जब गद्दी पर बैठा, महमूद गजनबी जब गद्दी पर बैठा, महमूद गजनबी जब, गेट खोल दे, महमूद गजनबी जब गद्दी पर बैठा तो इसकी उम्र कितनी थी, 27 वर्ष थी। मतलब जब गद्दी पर ये बैठा कितनी उम्र थी इसकी, 27 वर्ष थी। तो 27 वर्ष की उम्र पर जब ये गद्दी पर बैठा तो इसका शासनकाल कहां से कहां तक रहेगा, 997 से लेके 1030 ईस्वी तक इसका शासनकाल चलेगा। इसके जन्म की भैया बात कर लेते हैं। महमूद गजनबी की जन्म कब हुआ, तो 970 ईस्वी में इसका जन्म होता है। अब इसके अभियान है, जो इसका शासनकाल है 997 से 1030 ईस्वी, उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उसके बाद मैं आगे चलता हूं। इसके अभियान 997 से 1030 ईस्वी। तो सबसे पहले क्या करेगा ये काम, जो जयपाल था, जयपाल पर फिर ये आक्रमण करेगा। आक्रमण कैसे करेगा, पहले उसको चेतावनी दे देगा कि तुमको कर जो दे रहे थे, अब उस कर को तुमको ज्यादा देना है, पहले से ज्यादा। जयपाल कहता है भाई हम तो तुम्हारे अधीन ही शासन कर रहे हैं, हम ज्यादा कर नहीं दे पाएंगे। तो ये क्या करता है, युद्ध करता है। जयपाल और महमूद गजनबी, जयपाल और महमूद गजनबी के बीच में युद्ध होता है। और इसमें ये युद्ध जो होता है, ये युद्ध कब होता है, 1001 ईस्वी में। कब होता है, 1001 ईस्वी में युद्ध होता है। कहां पर होता है, तो ये होता है पेशावर के निकट। कहां होता है, पेशावर के निकट ये युद्ध होता है। इस युद्ध में क्या होता है, महमूद गजनबी जीत जाता है और जयपाल क्या होते हैं, हार जाते हैं। अब जयपाल जब हारते हैं तो ये शर्म के मारे आत्मदाह कर लेते हैं। कहते हैं कि मेरा तो जीना ही बेकार है, पहले पिता ने हराया, अब पुत्र ने भी हरा दिया, जीना ही बेकार है। लेकिन आत्मदाह करने से पहले ये अपने बेटे आनंदपाल को, कौन, आनंदपाल को अपना कार्यभार सौंप जाते हैं। क्या थे, आनंदपाल को अपना कार्यभार सौंप जाते हैं। अब आनंदपाल अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए, अपने पिता की मृत्यु का
बदला लेने के लिए आनंदपाल क्या करता है, तो अपने पिता की मृत्यु बदला लेने के लिए आनंदपाल 1006 में, कब 1006 ईस्वी में आनंदपाल और मोहम्मद गौरी का, आनंदपाल और महमूद गजनवी का, आनंदपाल और महमूद गजनवी के बीच युद्ध होता है। ये युद्ध कब होता है, 1006 में। कहाँ होता है, बेरा के निकट। मोस्ट इंपोर्टेंट इंसान, ये तुम्हारा स्थान है, अंडरलाइन कर लेना, बेरा के निकट। और इस युद्ध का परिणाम क्या होता है, महमूद गजनवी जब आनंदपाल को देखता है और हंसता है, बोलता है तुम अभी बच्चे हो, तरीके से शासन करो, जैसे तुम्हारे पिता ने किया था। तुम्हारे पिता को हमने मार दिया, हमारे पिता ने भी तुम्हारे पिता को हराया है, अगर तुम ज्यादा अपना सिर उठाओगे तो तुमको भी मार दिया जाएगा। और यहाँ पर क्या होता है, आनंदपाल हार जाता है और महमूद गजनवी इसको छोड़ देता है। महमूद गजनवी जीता है, कह देता है जाओ तुम तरीके से शासन करो, हमारे अधीन हमारे गुलाम बनकर ही शासन करो। लेकिन 1008 ईस्वी में, कब 1008 ईस्वी में आनंदपाल अपनी शक्ति को बढ़ाता है। अपनी शक्ति को बढ़ाने के पश्चात यह है बेहिंद का युद्ध होता है। यहाँ पर फिर दोबारा बेहिंद का युद्ध होता है, किस किस के बीच, आनंदपाल और महमूद गजनवी, महमूद गजनवी। अब ये इस युद्ध में इसको छोड़ने वाला नहीं था। महमूद गजनवी कहता है कि तुम नहीं मारे फिर आ गए, तो ये क्या कर देता है, यहाँ पर आनंदपाल को मार देता है। अब यहाँ पर 1014 में, 1014 ईस्वी में, अब ये क्या ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं भाई साहब महमूद गजनवी, कहते हैं कि अब तो मुझसे ज्यादा शक्तिशाली कोई है ही नहीं। और 1014 में बिना सोचे योजना बनाए थानेश्वर पर आक्रमण करते हैं। कहाँ करते हैं, थानेश्वर पर, थानेश्वर पर आक्रमण करते हैं। और थानेश्वर पर जब इनका ये आक्रमण होता है तो इनका आक्रमण कैसा रहता है, असफल, क्योंकि बिना योजना किए हुआ कोई भी कार्य हमेशा असफल ही रहेगा और इसमें ये हार जाते हैं। इसके बाद ये योजना बनाता है, अपनी सैन्य शक्ति का विस्तार करता है और 1018 ईस्वी में, 1018 ईस्वी में कहाँ आक्रमण करता है, कन्नौज पर। कहाँ आक्रमण करता है, कन्नौज पर। और कन्नौज में दो शासक होते हैं, एक होते हैं तुम्हारे बुलंदशहर में, इधर लिख लेते हैं, कन्नौज में दो शासन होते हैं, कन्नौज में एक बुलंदशहर और एक है तुम्हारा मथुरा। और इन दोनों पर इन्होंने कन्नौज पर आक्रमण करने के लिए योजना इसने क्या बनाई थी, योजना इसने ये बनाई थी, पहले अपनी सैन्य शक्ति का विस्तार किया। सैन्य शक्ति का विस्तार कैसे किया, तो देखिए यहाँ पर ये है तुम्हारा मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में इसने क्या किया था, इधर बुंदेलखंड के पठार में, बुंदेलखंड के पठार में विद्याधर चंदेल को अपने साथ लिया। किसको लिया, विद्याधर चंदेल को अपने साथ लिया, ठीक है। विद्याधर चंदेल से इसने मित्रता की। और यहाँ पर जो ऊपर मध्य भारत में कच्छप घाट वंश था, कच्छप घाट वंश के जो शासक थे पहले वज्रदामन, उनकी सहायता ली और यहाँ पर इनको हराता है। कैसे, तो बुलंदशहर और मथुरा, बुलंदशहर में निवास कर रहे होते हैं तुम्हारे हरदत्त, कौन, हरदत्त, और मथुरा में होते हैं तुम्हारे कुलचंद, मथुरा में कौन होते हैं, कुलचंद। ये दोनों ही गुर्जरों के प्रतिनिधि थे, गुर्जरों के प्रतिनिधि थे। और गुर्जर प्रतिनिधि किसके थे ये, तो ये प्रतिनिधि थे तुम्हारे विजयपाल के। किसके थे, विजयपाल के ये प्रतिनिधि रहते हैं। किसके प्रतिनिधि रहते हैं, विजयपाल के। और विजयपाल को क्या करता है, ये सारी सैन्य शक्ति देखकर जब तीन राजा एक साथ आएंगे तुम्हारे, क्या होगा, तो तीन राजा जब एक साथ आएंगे तो उनकी सैन्य शक्ति से क्या होगा, ये घबरा जाएंगे और ये क्या कर देंगे, आत्मसमर्पण कर देंगे। ये दोनों किसके सामने, महमूद गजनवी के सामने ये आत्मसमर्पण कर देते हैं। इसके बाद 1019 में, 1019 ईस्वी में क्या होता है, महमूद गजनवी त्रिलोचन पाल को हराता है। किसको हराता है, त्रिलोचन पाल को हराता है, त्रिलोचन पाल को हराता है। अब 1020-21 में, 1020 और 21 में जब इसने विद्याधर चंदेल की सहायता ली तो उसकी सहायता के लिए क्या करेगा, इससे संधि करता है। संधि करता है, विद्याधर चंदेल को कितने देता है किले, 11, विद्याधर चंदेल को 15 किले, 15 किले देता है। 15 किले देकर इसको कहता है कि तुमने युद्ध में हमारी काफी मदद की है और मदद करने के बाद क्या है कि हम आपको उपहार स्वरूप किले देते हैं। उपहार स्वरूप आपको क्या देते हैं, किले देते हैं। और इन किलों से आपको क्या है कि आप हमारे मित्र बने रहेंगे और आप इस संधि के तहत
हमारे साथ भी कार्य करते रहेंगे। अब 1021 और 22 में 1021 और 22 में 1021 और 22 में क्या होता है, 1021 और 22 में ये जो यहाँ पर शासक रहते हैं कीर्ति सिंह, कौन रहते हैं, कीर्ति सिंह यहाँ पर जो शासक रहते हैं ग्वालियर में कच्छप घाट वंश के शासक रहते हैं। किसके पुत्र रहते हैं, वज्रदामन के, और वज्रदामन का पुत्र कौन था, मंगलराज, और मंगलराज का उत्तराधिकारी कौन था, कीर्ति सिंह। तो महमूद गजनवी इनसे आकर मिलता है और बोलता है कि तुम्हारे पिता के पिता से हमारे पारिवारिक संबंध रहे हैं, उन्होंने हमको विजय दिलाई थी कन्नौज पर और हमारे साथ मित्रता की थी, क्या आप नहीं चाहते कि संबंध ये कायम रहे। तो वो कहता है कीर्ति सिंह, जब हमारे पूर्वजों से आपके संबंध हैं तो ये संबंध अवश्य कायम रहेंगे, ऐसा होगा बिल्कुल। तो ये क्या है, कीर्ति सिंह से ग्वालियर के जो राजा थे उनसे क्या करता है, संधि कर लेता है। क्या करता है, संधि कर लेता है। अब देखना इधर, यहाँ पर मध्य प्रदेश में इधर एरिया है तुम्हारा उत्तर प्रदेश, इधर है तुम्हारा राजस्थान, इधर है तुम्हारा गुजरात, और इधर नीचे है महाराष्ट्र। अब क्या करेगा ये, इसको ऊपरी उत्तरी भारत में इसका हो गया क्या, कब्जा। उत्तरी भारत में इसका क्या हो गया, कब्जा हो गया। अब उत्तरी भारत में जब इसका कब्जा हो जाता है तो इसकी शक्ति बढ़ जाती है और अपनी शक्ति का फायदा उठाकर ये गुजरात की ओर कूच करता है। कहाँ करता है, गुजरात की ओर। और गुजरात में ये क्या करता है, 1025 से 1026 ईस्वी में 1025 से 1026 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूट लेता है भाई साहब। गुजरात के सोमनाथ मंदिर को लूट लेता है, और उस सोमनाथ के मंदिर को लूटने के बाद इसको कितनी दीनार मिलती हैं, 20 लाख दीनार सोने की, और कुछ उस पर जो चढ़ोतरी आई है वो अलग से। अब यहाँ पर जब इसने ये मंदिर पर आक्रमण किया तो इसको रोकने वाला तो कोई होगा, तो यहाँ पर इसका सामना किससे होता है, यहाँ पर इसका सामना होता है सोलंकी वंश के शासक। सोलंकी वंश के शासक कौन थे, भीमसेन। कौन थे, भीमसेन। और उनको ये पराजित करके आगे बढ़ता है। ये इसका सबसे प्रमुख युद्ध था। इसके बाद आगे जब ये चलता है तो 1027 से 1028 ईस्वी का समय था। रास्ते में इसको जाट घेर लेते हैं। कौन घेर लेते हैं, जाट इसको घेर लेते हैं। जाट बोलते हैं कहाँ जा रहे हो, माल लूट के लाए हो, आधा मुझे हिस्सा लेके जाओ। तो महमूद गजनवी बोलता है दम है तो ले लो, ये मैंने अपनी कुव्वत से हासिल किया है, अगर तुम्हारे पास दम है तो आकर ले लो। तो जाटों से ये क्या करता है, 1027 1028 ईस्वी में युद्ध करता है और जाटों को ये परास्त कर देता है। ये इसका अंतिम अभियान था। ये क्या था, इसका अंतिम अभियान था। और यहाँ पर फिर इसके बाद 2 साल बाद 1030 ईस्वी में 1030 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है, महमूद गजनवी की। अब इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य जैसा कि तुर्की में हमने अरब आक्रमण में पहले बताया था कि इनका सबका उद्देश्य क्या था, सबका उद्देश्य था हिंदू मंदिरों को तोड़ना, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और ज्यादा से ज्यादा अपने धर्म का विस्तार करना और साम्राज्य पूरा अपना बड़ा से बड़ा करना। तो इसमें इसका मेन उद्देश्य ये निकल कर आता है। अब यहाँ पर इसके दरबार में कुछ कवि भी रहे हैं, दरबारी भी रहे हैं, उनकी रचनाएं हैं कुछ इस प्रकार, जैसे कि सुबुक्तगीन के समय कौन था, तो सुबुक्तगीन के समय जो थे बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको आप नोट कर लीजिएगा, अवश्य एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इनके समय में थे तुम्हारे उत्वी, वो बेहाकी थे। बेहाकी ने लिखी थी तारीख ए सुबुक्तगीनी, तारीख ए सुबुक्तगीनी, इन्होंने लिखी तारीख ए सुबुक्तगीनी। इसके बाद और कौन थे, तो फरुक्की थे, फरुक्की महमूद। फिर थे फिरदौसी, और फिरदौसी ने क्या लिखा था, शाहनामा। इसके बाद अगले की बात हम कर लें तो एक थे यहाँ पर महमूद गजनवी के समय, कौन थे महमूद गजनवी के समय, तो महमूद गजनवी के समय थे तुम्हारे उत्वी। और उत्वी ने क्या लिखा था, उत्वी ने लिखी थी तारीख ए यामिनी, क्योंकि इनका वंश दाना यामिनी, तो इन्होंने तारीख ए यामिनी लिखा। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, और तो यहाँ पर इनके साथ 11वीं सदी में, कब, 11वीं सदी में इनके साथ ख्वारिज्म का एक व्यक्ति था, उसका नाम था अबू रेहान। क्या नाम था,
अबू रेहान, पूरा नाम इसका अबू रेहान था। और इसको क्या कहते थे? अल-बरूनी। क्या कहते थे? अल-बरूनी। अल-बरूनी का ही नाम क्या था? अबू रेहान। ये कहाँ का था? ख्वारिज्म का था। कहाँ का था? ख्वारिज्म का था। 11वीं सदी में आया था। पुराणों का अध्ययन करते था, पुराणों का अध्ययन करने वाला था। क्वेश्चन बनेगा कि पुराणों का अध्ययन किसने किया था 11वीं शताब्दी में? महमूद गजनवी के साथ कौन आया था? तो ये आया था अल-बरूनी। अब यहाँ पर महमूद गजनवी को एक संज्ञा दी जाती है बुत सिकन की। कौन सी? बुत सिकन। बुत सिकन का मतलब मूर्ति भंजक। मूर्ति भंजक यानी कि हिंदू मूर्तियों को तोड़ने वाला। और इसने सबसे पहले खलीफा से सुल्तान पद की प्राप्ति ली थी। सुल्तान पद की प्राप्ति, सुल्तान पद की प्राप्ति, सुल्तान पद की प्राप्ति लेने वाला पहला सुल्तान, लेने वाला पहला सुल्तान कौन था? अपना महमूद गजनवी था। तो यहाँ पर इसके साथ ये सारी की सारी चीजें खत्म हो जाती हैं तुर्की आक्रमण में। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब हम आगे की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर क्या देखेंगे? यहाँ पर हम देखेंगे तुम्हारा महमूद गजनवी के बाद, महमूद गजनवी के बाद यहाँ पर अफगान में एक प्रांत था गौर। अफगान के गजनी में, अफगान के गजनी में एक प्रांत था गौर। और उस प्रांत में, गौर प्रांत का एक कबीला था। कबीला कौन था? मोहम्मद गौरी। कौन था? मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी कबीला था, मोहम्मद गौरी। अब ये शासन करेगा। तो मोहम्मद गौरी कौन था? देखिए, तो मोहम्मद गौरी तुम्हारा गौर कबीले का था। गौर कबीले का था मोहम्मद गौरी। और इसका वंश कौन था? तो वंश इसका था संसबनी। वंश इसका कौन सा था? संसबनी। अब मोहम्मद गौरी के कुछ अभियान हैं, उन अभियानों को आप क्रम से याद कीजिए, अक्सर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने क्या किया था? तो सबसे पहले मोहम्मद गौरी ने तुम्हारा 1175 में, 1175 ईस्वी में सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया। इसके बाद 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण किया। गुजरात पर आक्रमण किया, लेकिन यहाँ पर इसको पराजय का सामना करना पड़ा। गुजरात में इसने कहां पर आक्रमण किया था? पाटन नामक स्थान पर। पाटन नामक स्थान पर। और यहाँ पर इसको पराजित किसने किया था? तो यहाँ पर इसको पराजित किया था भीमसेन द्वितीय द्वारा, जो मूल राज्य के थे। ठीक है। इसके बाद फिर इसका अगला अभियान आता है 1179 में। और 1179 में इसने पेशावर पर आक्रमण किया। पेशावर पंजाब का एक प्रांत है जो बंदरगाह की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो 1179 में इसने पेशावर पर किया। अब इसकी नीयत आगे जाकर लाहौर पर और सियालकोट पर खराब हो गई। इसने कहा कि यहाँ पर व्यापार की दृष्टि अच्छी है और साम्राज्य का विस्तार भी हो जाएगा। तो 1179 से लेकर 85 तक लगातार ये लाहौर के शासक खुसरो मलिक पर दबाव बनाता रहा, उसको डराता रहा, धमकाता रहा। और अंत में 1185 में सियालकोट पर कब्जा कर लेता है। कहाँ कब्जा कर लेता है? सियालकोट पर ये कब्जा कर लेता है। और 1186 में खुसरो मलिक की हत्या कर देता है। 1186 में खुसरो मलिक की हत्या कर देता है। खुसरो मलिक इसको काफी कीमती सामान देता है, भेंट करता है, बोलता है भैया मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे अधीन रहकर ही साम्राज्य चला लूंगा। लेकिन ये बिल्कुल भी दया नहीं दिखाता। 1186 में इसको मार देता है। इसके बाद 1189 में क्या करता है? 1189 में लाहौर को केंद्र बनाता है। लाहौर को केंद्र बनाता है और भटिंडा दुर्ग पर कब्जा कर लेता है। ठीक है। इसके बाद फिर आता है तुम्हारा 1191 में क्या होता है? तराइन का युद्ध। क्या होता है?
तराइन का युद्ध। और ये तराइन का युद्ध कहाँ होता है? हरियाणा में। कहाँ होता है? हरियाणा में। तराइन कहाँ है? हरियाणा में। और किस किस के बीच होता है? ये होता है तुम्हारा पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, और इधर साइड में कौन होता है? मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी। इस युद्ध का परिणाम क्या निकलता है? तो इस युद्ध का जो परिणाम निकलता है उसमें चौहान जीत जाता है और गौरी हार जाता है। लेकिन ये संतुष्ट नहीं था, इसको बदला लेना था। 1192 में दूसरा युद्ध होता है तराइन का। 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। और इसमें परिणाम क्या निकलता है? इन्हीं दोनों के बीच में होता है। इसमें क्या होता है? ये चौहान जो होता है हार जाता है और मोहम्मद गौरी विजयी हो जाता है। कारण क्या बनता है? क्योंकि दूसरे युद्ध में जयचंद मोहम्मद गौरी की मदद करता है। जयचंद मोहम्मद गौरी की मदद किस लिए करता है? क्योंकि जयचंद की जो पुत्री होती है संयोगता, उससे पृथ्वीराज चौहान का प्रेम प्रसंग चल रहा होता है, जिसकी वजह से इसकी पुत्री इसके खिलाफ चल रही थी। तो जयचंद ने सोचा कि क्यों ना दुश्मन का दोस्त होता है, क्यों ना इसके साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान को मरवा दिया जाए। और यहाँ पर ये क्या करता है? इसकी मदद करता है। इस वजह से पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। अब पृथ्वीराज चौहान के विषय में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो पृथ्वीराज चौहान का जो दरबारी था वो था तुम्हारा चंद्र बरदाई, चंद्र बरदाई। इसने एक रचना लिखी पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो। अब यहाँ पर क्या होता है? 1194 में, 1192 हो गया, फिर 1194 में चंदावर का युद्ध होता है, चंदावर का युद्ध होता है। जयचंद सोच रहा था कि मैंने इसकी मदद कर दी, ये मेरे निकट हो गया, मित्रता हो गई। लेकिन मोहम्मद गौरी ने जयचंद को इस युद्ध में परास्त कर दिया। जो चंदावर का युद्ध था किस किस के बीच होता है? जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच। इसके बाद 1205 में, कब? 1205 में मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान, मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान खोखरों के विरुद्ध होता है, खोखरों के विरुद्ध होता है। और इसके बाद 1206 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1206 में कहाँ मृत्यु होती है? तो सिंधु नदी के समीप दमयक नामक स्थान पर, सिंधु नदी के समीप दमयक नामक स्थान पर मृत्यु हो जाती है। दमयक नामक स्थान पर इसकी मृत्यु हो जाती है। अब इसके बाद अपन चर्चा करेंगे आगे के बारे में। ये तुम्हारा खत्म हो गया गौरी। अब देखते हैं हम आगे की तरफ। अब देखिए, अब मोहम्मद गौरी के बाद आगे हम चर्चा करेंगे। अब मोहम्मद गौरी के बाद इसके जो साम्राज्य फैला था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब मोहम्मद गौरी के यहाँ पर देख लेते हैं। तो मोहम्मद गौरी ने क्या किया था? साम्राज्य विस्तार करके चला गया था, साम्राज्य विस्तार करके चला गया था मोहम्मद गौरी। तो उसको अपन लिखेंगे, देखते हैं यहाँ पर। मोहम्मद गौरी, तो मोहम्मद गौरी साम्राज्य विस्तार कैसे करके चला गया? तो देख लीजिए यहाँ पर। नालंदा कहाँ पड़ता है? बिहार में। और बंगाल, यहाँ पर इसने किसको बिठाया था? यहाँ पर बैठा था बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। और यहाँ पर बैठा था कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। कहाँ बैठा था ये? दिल्ली पर। यहाँ ये क्या था? गुलाम वंश का संस्थापक, गुलाम वंश का संस्थापक। इधर बैठा था तुम्हारा मुल्तान में नसरुद्दीन कुवाचा, नसरुद्दीन कुवाचा। और इसके बाद मुल्तान पर जो यहाँ पर बैठा था गजनी में, मुल्तान पर गजनी में यहाँ पर कौन बैठेगा? यलदौज, यलदौज। ये कहाँ बैठेगा? गजनी में। और गजनी में किसकी जगह बैठेगा? ये बैठेगा मोहम्मद गौरी की जगह। तो इस तरह का डायग्राम हम बनाकर चलेंगे और इस डायग्राम के थ्रू आपको थोड़ी भूमिका बनाते हैं और उसके बाद हम 1 बाय 1 पूरी दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे। गुलाम वंश वगैरह सारी की सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का लड़का होता है, बेटा, इसका बेटा कौन होता है? आराम शाह। और कुतुबुद्दीन ऐबक का तुम्हारा इल्तुतमिश गुलाम होता है और दामाद भी।
गुलाम और दामाद। अब कुतुबुद्दीन ऐबक का पालन पोषण किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन का जो पालन पोषण करता थे, पालन पोषण करता कौन थे? शेख अजीज फखरुद्दीन कुकी। शेख अजीज फखरुद्दीन कुकी, जिन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक का पालन पोषण किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक क्या है, भूखा बेचारा घूम रहा था, अनाथ था, और इसने पालन पोषण किया और इसको साथ ले आए। लेकिन हुआ क्या, जैसे कुतुबुद्दीन धीरे धीरे बड़ा हुआ, शेख अजीज फखरुद्दीन कुकी मर जाते हैं, तो उनकी क्या है, जो संपत्ति होती है, उसमें संपत्ति के लिए इसके जो लड़के होते हैं वो कहते हैं कि अगर ये साथ रहा तो इसको संपत्ति का हिस्सा देना पड़ेगा। लेकिन क्या करते हैं, इसके जो पुत्र होते हैं वो मोहम्मद गौरी को इसको बेच देते हैं और यहीं से ये इसका गुलाम बन जाता है। तो इसकी धीरे धीरे अपन कहानी पूरी समझेंगे। चलते हैं हम अपने कुतुबी वंश की तरफ, गुलाम वंश की तरफ चलेंगे, दिल्ली सल्तनत की तरफ। तो पहले एक हायरार्की है उसको हम बता देते हैं आपको। दिल्ली सल्तनत अब यहां से अपनी स्टार्ट होगी। दिल्ली सल्तनत समय क्या रहेगा, 1206 से लेके 1526 ईस्वी। तो मुझे ऐसी खबर पता चली है कि तुम गुल खिला रहे हो बहुत ज्यादा। सभी से बोल रहा हूँ जो वीडियो देख रहे हो, कौन से नंबर पे गुल खिलाते हो तुम? नंबर भी आया है मेरे पास, गुल खिला तू साले, ऐसी कंप्लेंट मिली है। गुल खिला तू साले किस नंबर पर? 84 30 94 37 75। अरे ट्रेक है भैया, नंबर नहीं है, तुम सोच रहे हो। तो देखो, गुल से क्या हो जाएगा, गुलाम वंश। क्या हो जाएगा, गुलाम वंश। खिल से, खिला से क्या हो जाएगा, खिलजी वंश। और तू से क्या हो जाएगा, तुगलक वंश। और सा से क्या हो जाएगा, सैयद वंश। और ला से, लो से क्या हो जाएगा, लोधी वंश। अब इनमें क्या था, इन नंबरों को लिखने का, तो यहाँ पर देखिए 1284 में अपन जोड़ेंगे, 1206 में 84 जोड़ेंगे, कितने हो जाएंगे, 1290। तो 1206 से लेके 1284, ये कौन सा रहेगा, गुलाम वंश, यानी कि 1290। 1290 कौन सा रहेगा अपना, गुलाम वंश। गुलाम वंश को मामलुक वंश, मामलुक वंश या कुतुबी वंश भी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कुतुबी वंश क्या है तो आप बता सकते हैं। इसके बाद खिलजी वंश आएगा, कब से कब तक, तो 1290। अब 1290 में किसको जोड़ेंगे, 30 को, तो कितना हो जाएगा, 1320। इसके बाद फिर आएगा तुम्हारा तुगलक वंश, 1320। अब 1320 में अपन क्या जोड़ेंगे, 94। तो यहाँ पर जब 94 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, देखिए इधर 4 9 2 11 3 1 4, 1414। अब इसके बाद सैयद वंश है अपना, तो 1414 से ये स्टार्ट होगा। अब इसमें कितने जोड़ेंगे, 37 जब अपन जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1451। इसके बाद फिर आएगा अपना लोधी वंश, तो लोधी वंश 1451 से अब कितना जोड़ना अपन को, 75। अब कितने हो जाएंगे, 75 जोड़ेंगे 1526। तो इस तरीके से आपको सन को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी और आप अच्छे से दिल्ली सल्तनत के सभी राज्यों की सन को याद करते चलेंगे आराम से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये हो गया। अब अपन चलेंगे वन बाई वन, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में अपन प्रवेश करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हायरार्की पूरी लिखी हुई है, आप नोट कर सकते हैं। इधर लिखे हैं सारे के सारे वंश, उनकी डेट लिखी है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे गुलाम वंश की। किसकी बात करेंगे, गुलाम वंश। गुलाम वंश, मामलुक वंश या कुतुबी वंश। ये कब से कब तक रहेगा तुम्हारा, 1206 से लेके 1290 ईस्वी। अगर मैं ईस्वी ना लिख पाऊं तो आप लिख सकते हैं, क्या ध्यान में भूल जाता है बार बार। तो इसकी हायरार्की पहले अपन जमाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आएगा तुम्हारा, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक है तुम्हारा गुलाम वंश का संस्थापक। गुलाम वंश का संस्थापक। अब इसका पुत्र कौन होता है, आराम शाह। आराम शाह। और इसका कुतुबुद्दीन ऐबक का जो दामाद होता है और गुलाम भी है, वो कौन है तुम्हारा, वो है इल्तुतमिश।
इल्तुतमिश। अब ये क्या करता है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का प्रथम इक्तेदार था। प्रथम इक्तेदार किसका? मोहम्मद गौरी का। मोहम्मद गौरी का कौन था? ये इक्तेदार था। इक्तेदार से मतलब क्या था? यह नगद वेतन के बदले भूमि दिया करता था। और क्या दिया करता था? भूमि। तो अब इक्ता की तुम्हारी स्टार्ट कर लेते हैं। तो इक्ता का प्रारूप, इक्ता के विषय में फैक्ट देखिए। इक्ता का प्रारूप यानी कि इक्ता क्या चीज है, कैसे काम करेगा, इसका पूरा का पूरा रोड मैप ड्राफ्ट किसने तैयार किया था? तो वो तैयार किया था मुक्तादिर ने। किसने किया था? मुक्तादिर ने। इसके बाद इक्ता प्रणाली को लागू किसने किया? इल्तुतमिश ने। इक्ता प्रणाली लागू किसने की? इल्तुतमिश ने। अब इस इक्ता प्रणाली का खत्म कौन करेगा? तो वो करेगा आगे जाकर अलाउद्दीन खिलजी। तो क्या लिखेंगे अपने यहाँ पर? इक्ता प्रणाली का विनाश कौन कर देगा? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी इसका विनाश कर देगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं। तो इनके गुरु कौन है? इनके गुरु हैं कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। और इनके जो पालन पोषण करता है वो कौन है? शेख अजीज फखरुद्दीन कुकी। अब कुकी और काकी में आपको विशेष ध्यान रखना है। जो कुकी है इन्होंने क्या किया था? पालन पोषण। तो यहाँ पे लिख दो पालन पोषण। और ये कौन हो गए? गुरु। जो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी गुरु थे, यह इल्तुतमिश के साथ, किसके साथ? कहाँ गया? इल्तुतमिश के साथ आए थे। और ये इन्होंने क्या किया था? जैसे ही इनको गुरु मर जाते हैं तो इनकी याद में ये क्या करता है? इनकी याद में ये कुतुबुत उल इस्लाम मस्जिद, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाता है। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का क्या करवाता है? निर्माण करवाता है। भाई निर्माण कहां से कराएंगे? शुरू से ही इनकी नीयत खराब है, लूटपाट करना। तो कुतुबुल इस्लाम मस्जिद पहले क्या था? ये पहले तुम्हारा विष्णु मंदिर था। क्या था पूर्व में? विष्णु मंदिर। पूर्व में क्या था? ये विष्णु मंदिर था। इसके बाद इन्हीं की याद में ये कुतुब मीनार की नींव डालता है। किसकी नींव डालता है? कुतुब मीनार की। कुतुबुद्दीन ऐबक ये बर्दिया फाउंडेशन नींव डाल दी भैया। अब इसके बाद क्या होगा? ये जाएंगे तो इनके बाद 5 मंजिला जो बाद बाकी का कार्य है, बाद बाकी का कार्य, पूरा कार्य कौन करवाएगा? तो पूरा कार्य इसका करवाता है पूर्ण कार्य इल्तुतमिश। पूर्ण कार्य कौन करवाएगा? इल्तुतमिश करवाएगा। लेकिन अंतिम रूप से इस मंजिल का, आखिरी मंजिल का निर्माण आगे जाकर कौन कराएगा? फिरोज शाह तुगलक, FST। ये आखिरी मंजिल का, आखिरी पांचवी मंजिल का निर्माण करवा देगा। आखिरी 5वीं मंजिल का निर्माण कौन करवा देगा? फिरोज शाह तुगलक। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, कोई पूछे कि कुतुब मीनार क्या है? तो कुतुब मीनार 5 मंजिला इमारत है। 1 2 3 4 और 5। इसकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई इसकी कितनी है? ऊंचाई है इसकी 240 फीट। अगर मीटर में कोई पूछे तो मीटर में इसकी ऊंचाई कितनी है? तो मीटर में है 72.5 मीटर। ठीक है। अब इसने स्थापत्य के कला में भी विकास किया। स्थापत्य कला में इसने क्या विकास किया? तो अजमेर में भैया ने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया। अजमेर में एक 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया। 2.5 दिन का झोंपड़ा क्या था? मस्जिद था। लगता है तुमको कि बनवा सकते हैं? भैया लुटेरे हैं। इन्होंने क्या किया था? ये संस्कृत विद्यालय था। क्या था पूर्व में? संस्कृत विद्यालय। इस संस्कृत विद्यालय पे इन्होंने कब्जा किया। संस्कृत विद्यालय का बोर्ड उतारा और 2.5 दिन का झोंपड़ा वहां पर लिख दिया। तो ये सारी की सारी चीजें इसने की थी। अब इनके समय में जो इल्तुतमिश था वो बंदायूं का गवर्नर था। कौन था इल्तुतमिश? बंदायूं का गवर्नर। इल्तुतमिश कौन था? बंदायूं का गवर्नर था। अब भैया जब तुम इतने सारे उल्टे सीधे काम करोगे तो मौत भी तुम्हारी उल्टे सीधे तरीके से होगी।
ये क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक चौगान खेलने के शौकीन थे। चौगान यानी कि पोलो आज के समय में, तो ये घोड़े पर बैठकर खेला जाता है। तो भैया घोड़े पर बैठ के खेल रहे थे, घोड़े ने जंप मारी और ये घोड़े से गिर गए, मर गए। कब मरेंगे ये, 1210 में। 1210 में चौगान खेलते समय, 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मरे, घोड़े से गिरकर मृत्यु इनकी हो जाती है। अब इनके बाद इनकी गद्दी पर कौन बैठेगा, तो इनका पुत्र बैठेगा आराम शाह। कौन बैठेगा, आराम शाह। आराम शाह गद्दी पर बैठेगा। कब बैठेगा ये, 1210 में। अब इसको भैया क्या है, इनके जीजा मार देते हैं। जीजा इनके कौन है, इल्तुतमिश, दामाद था ना इसका, तो इसको कौन मार देते हैं, इल्तुतमिश। कहाँ मार देते हैं, तो इल्तुतमिश इसको मारते हैं पंजाब में। जड़ और जूड़ नामक एक स्थान है, जड़ जूड़, कहाँ पर है, पंजाब में। जड़ जूड़ के युद्ध में इसको इल्तुतमिश ने मारा और गद्दी पर बैठेगा। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट हैं, उन फैक्टों को लिख लीजिए। जैसे घोड़े से मरकर मरा कौन, गिरकर मरा कौन, तो ये कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब क्वेश्चन आता है कई बार कि लकड़ी के महल में, लकड़ी के महल में दबकर मरा कौन, गियासुद्दीन तुगलक। कौन मरा, गियासुद्दीन तुगलक। सीढ़ियों से गिरकर मरा कौन, भैया महल की सीढ़ियों से गिरकर मर रहे हैं, ऐसे ऐसे राजा हुए हैं, सीढ़ियों से गिरकर। कौन मरता है, तो वो मरता है तुम्हारा नसीरुद्दीन हुमायूं, नसीरुद्दीन हुमायूं। तो ये कुछ फैक्ट थे जहां पर हमने कवर किया इन फैक्टों को। अब आराम शाह को मार देता है इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश 1211 में, 1211 ईस्वी में इल्तुतमिश, जो कि कौन से वंश का है, शमसी वंश का है। कौन से वंश का है, शमसी वंश का है। और ये क्या करता है भैया, ये गद्दी पर बैठता है। कहाँ बैठता है, गद्दी पर बैठता है। अब इल्तुतमिश के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे, देखते हैं भैया क्या है। तो इल्तुतमिश ने क्या किया था, तो इल्तुतमिश के समय में, इल्तुतमिश के समय में मंगोलों का पहला आक्रमण हुआ। मंगोलों का पहला आक्रमण हुआ, पहला आक्रमण हुआ मंगोलों का। कब, 1221 ईस्वी में। इसके कुछ और फैक्ट भी हैं, वो भी मैं बताऊंगा। पहले आप देखिए 1221 में मंगोलों का आक्रमण होता क्या है कि जो मंगोलों में चंगेज खान था, वह ख्वारिज्म के व्यापारी मंगा बरानी का पीछा करते हुए सिंध तक आ पहुंचा था। उसने मंगा बरानी ने इल्तुतमिश से मदद मांगी, कहा कि भैया हमारी मदद कर दो, ये हमारे पीछे पड़ा हुआ है। इल्तुतमिश स्पष्ट रूप से मना कर देता है कि अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो चंगेज खान मेरे साम्राज्य पर अधिकार कर लेगा, कब्जा कर लेगा। ठीक है। और दूसरा, अब इसकी बात कर लें तो इल्तुतमिश ने क्या था, तो इल्तुतमिश तुम्हारा गुलामों का गुलाम था, गुलामों का गुलाम इसको कहा जाता है। क्योंकि देखिए यहाँ पर गुलामों गुलाम क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन का गुलाम, और कुतुबुद्दीन किसका गुलाम था, मोहम्मद गौरी का। दूसरा, मकबरों का पितामह, मकबरों का पितामह भी इसको कहते हैं। इसके बाद अगर और बात करें इसके बारे में, तो इसने, किसने, इल्तुतमिश ने क्या किया था, 40 तुर्क सरदार, 40 तुर्क सरदार का गठन किया। 40 तुर्क सरदार को किस नाम से जानते हैं, दल चालीसा, दल चालीसा के नाम से भी जानते हैं। इसका इसने गठन किया। अब इल्तुतमिश की पत्नी कौन थी भैया, फैमिली पूरी सुन लो। पत्नी इनकी थी शाह तुर्कान। अब इनकी पत्नी से बच्चे भी होंगे, मानेगा थोड़े भैया, फैमिली बढ़ाएगा। पत्नी शाही तुर्कान, लड़की रजिया, फिर रुकनुद्दीन फिरोज, रुकनुद्दीन फिरोज, और फिर आता है तुम्हारा बहराम शाह। हिंदुओं का नारा है हम दो हमारे दो, लेकिन इनका नारा है हम 5 और हमारे 25। किसी धर्म की भावना को याद करना मेरा उद्देश्य नहीं है, बस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं आपको, आपको कैसे भी याद हो। तो यहाँ पर क्या देखते हैं, इल्तुतमिश क्या चाहता है कि जब मैं मरूं तो मेरी गद्दी का फायदा कौन उठाए, मेरी गद्दी पर कौन बैठे। वह रजिया को गद्दी पर बैठाना चाहता था, क्योंकि वह अपने दोनों पुत्रों के बारे में अच्छे से जानता था कि ये अय्याज हैं
और सुरा सुंदरी में डूबे हुए हैं, राज्य को संभालेंगे नहीं, राज्य को नष्ट कर देंगे। लेकिन जो 7 रुकान थी वह रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठाना चाहती थी। अब चलते हैं भैया आगे। अब यहाँ पर आगे क्या होता है, तो 1236 में 1236 में क्या होता है, इसका अंतिम अभियान होता है इल्तुतमिश का। अंतिम अभियान कौन सा अभियान होता है, बयाना का अभियान, नोट कर लेना, बयाना अभियान, इसका इल्तुतमिश का अंतिम अभियान था। अब इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज गद्दी पर बैठता है। भैया 7 रुकान चाहती है कि वो बैठे, तो 7 रुकान क्या करेगी, रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर बैठा देगी। चलो देखते हैं, बैठाते हैं भैया इनको, रुकनुद्दीन फिरोज को गद्दी पर। 1236 में गद्दी पर बैठे जाते हैं। सत्ता के नशे में चूर हैं, शराब वगैरह पी रहे हैं, अय्याशी कर रहे हैं, नंगा नाच करवा रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, पूरी कुल मिला के अय्याशी कर रहे हैं और राज्य को देख नहीं रहे हैं। तो इतिहासकारों ने इसे क्या संज्ञा दी है, भोग प्रेम विलास जीव। इतिहासकारों ने इसे संज्ञा दी है भोग प्रेम विलास जीव की। अब यहाँ पर रजिया क्या करती है, रजिया जाती है लाल कपड़े पहनकर 40 तुर्क सरदारों के पास, बोलती है कि शासन की बागडोर मेरा भाई संभाल नहीं पा रहा है। शासन की बागडोर मेरा भाई संभाल नहीं पा रहा है, मुझे शासन पर बिठा दो गद्दी पर। तो 40 तुर्क सरदार बोलते हैं जब तक ये जीवित है तब तक आप गद्दी पर नहीं बैठ सकती हैं। तो रजिया कहती मार दो, मेरा क्या जा रहा है। तो रजिया क्या करती है, 40 तुर्क सरदारों की मदद से अपने भैया रुकनुद्दीन फिरोज को मरवा देती है और गद्दी पर बैठती है। ठीक है, अब रजिया गद्दी पर बैठेगी। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी भैया। रजिया बैठेगी 1236 से लेके 1240 तक। कितने साल शासन करती है, 3 साल 6 माह। गद्दी पर बैठने के बाद रजिया का दिमाग हो जाता है खराब। अब कहती भाई मैं गद्दी पे बैठ गई, मुझे नहीं लगता कोई। तो रजिया क्या करती है, खुले मुंह दरबार में आती है, खुले मुंह दरबार में आने लगी। दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम महिला शासका, प्रथम मुस्लिम महिला शासका कौन है भैया, तो ये है तुम्हारी रजिया सुल्तान। इसके बाद ये कुलाह यानी कि कोट और काबा टोपी पहनकर दरबार में जाने लगी, मर्दाना पूरा भेष बना के जाने लगी। इसने पर्दा प्रथा को तो बिल्कुल खत्म ही कर दिया। इससे तुर्क सरदार नाराज होने लगे। उनको और नाराज करने के लिए इसने क्या किया, काले कपड़े पहने। काले कपड़े पहने तो क्या कहलाई, काली क्रांति। लाल कपड़े जब पहनाए तो क्या कहलाई, लाल क्रांति। अब इसने क्या किया, जो तुर्क सरदार थे तो तुर्कियों को शाही पद न देकर यह जेल से जमालुद्दीन याकूत को निकालती है। किसे निकालती है, जमालुद्दीन याकूत को निकालती है। और अमीर ए आकुर कौन, घुड़सेना का प्रमुख अमीर ए आकुर को बना देती है। अब सुनने में यह आता है कि अमीर आकुर वो याकूत और रजिया का प्रेम प्रसंग परवान चढ़ जाता है। भैया रजिया को प्यार हो जाता है याकूत से। अब रजिया प्यार करने लगती है, दोनों में नैन मटक्का होने लगता है। रजिया जब भी घोड़े और हाथियों की सवारी करती है तो याकूत अपने हाथों से भैया इसको चढ़ाता है ऊपर। ये सारी की सारी घटना देख रहा होता है बहराम शाह, इसका भैया, एक भैया बचा है ना, एक ही तो मरा है। भैया देख रहा होता है, बोलता है कि ये तुम्हें कार्य शोभा नहीं देते हैं, ऐसा काम कर रही हो। तो ये कहती तू जा अपना काम कर, मैं तुझसे बड़ी हूँ, तू अपना काम कर। तो बहराम शाह जानता है कि रजिया को पसंद करता है अल्तुनिया, कौन, भटिंडा का गवर्नर अल्तुनिया, जो रजिया को काफी पसंद करता है। रजिया की खबर लेके जाता है, भैया मैं तो तुमको अपना जीजा मानता हूँ, लेकिन तुम्हारी जो रजिया है ना वो गुल खिला रही है याकूत के संग। अच्छा ऐसी बात है। तो जो भटिंडा का गवर्नर है अल्तुनिया, वह क्या करता है, गुस्से में आकर याकूत की हत्या कर देता है। क्या कर देता है भैया, याकूत की हत्या। अल्तुनिया याकूत की हत्या
कर देता है। और रजिया को भैया क्या बना लेता है? बंदी। रजिया को बंदी बना लेता है, बोलता तेरे ज्यादा पढ़ने का है, तू तो बंदी रहे। अब रजिया मनी मन सोचती है, रजिया कहती है भैया मैं क्या करूं, मैं जिससे प्यार करती थी मेरा आशिक तो मर गया, अब गद्दी भी मुझे चाहिए। तो रजिया को ये बात पता थी कि अल्तुनिया जो भटिंडा का गवर्नर है उससे मनी मन प्रेम करता है और वह जेल से ही, बंदी खाने से ही उसको प्रस्ताव भेजती है, शादी करोगे मुझसे? अल्तुनिया खुश हो जाता है, मैं तो करूंगा, कब से चाह रहा था, तुम्हारी यहाँ का इंतजार था। तो दोनों शादी कर लेते हैं और भैया हनीमून मनाने के लिए निकल जाते हैं। जब वापस लौट रहे होते हैं तो कैथल के जंगल में दीदी और जीजाजी की 13 अक्टूबर 1240 को बैराम शाह हत्या करवा देता है। 13 अक्टूबर 1240 बैराम शाह डाकुओं को भेजकर कैथल के जंगलों में दीदी और जीजाजी की हत्या करवा देता है। भैया देखो भाई कैसे कैसे दिन आ रहे हैं, बहन भाई को मरवा रही है, भाई बहन को मरवा रहा है। अब यहाँ पर दीदी जीजाजी की हत्या हो जाती है, बैराम शाह गद्दी पर बैठेगा। अब देखिए बैराम शाह को बैठाते हैं गद्दी पर। रुकनुद्दीन के बाद कौन थी तुम्हारी? रजिया, और रजिया के बाद कौन बैठा? बैराम शाह। बैराम शाह कब से कब तक बैठेगा? तो ये बैठेगा तुम्हारा 1240 से लेके 1242। इल्तुतमिश का एक गुलाम था बलबन। बलबन को ये क्या करता है? बैराम शाह अमीर आखुर बनाता है। अब याकूत तो मर गया, अब उसको कोई ना कोई चाहिए, तो अमीर आखुर पद पर कौन बैठाएगा? अमीर आखुर पर बलबन को बैठा देगा। और नायब मुमलिकात पद की स्थापना करता है। और सबसे पहला जो नायब मुमलिकात क्या होता है? सुल्तान के बाद सबसे शक्तिशाली पद होता है। सबसे पहला नायब कौन बनता है? एतगीन। सबसे पहला नायब कौन बनेगा? एतगीन को बनाया जाता है। इसके बाद बैराम शाह के बाद तुम्हारा आता है अलाउद्दीन मसूद। अलाउद्दीन मसूद गद्दी पर बैठता है। कब से कब तक? 1242 से लेके 1246। भैया बलबन की योग्यता से बहुत प्रभावित होते हैं, और इसको अमीर हाजिम बना देते हैं। अमीर हाजिम यानी कि दल चालीसा का प्रमुख। अमीर हाजिम यानी कि दल चालीसा का प्रमुख बना देते हैं। इसके बाद यहाँ पर इसके बाद आते हैं तुम्हारे कौन? नसरुद्दीन महमूद। और ये कब से कब तक बैठते हैं? 1246 से लेके 1266 तक। बहुत ही उदार सुल्तान था, कुरान का उपदेश देता था, जो भी राजस्व आता था उससे राज्य में जनता की भलाई के लिए लगाता था, एक पैसे की रिश्वत नहीं लेता था, टोपी सीकर अपना जीवन यापन करता था। बलबन की योग्यता से प्रभावित होता है, बलबन को उल्गू खां की उपाधि देता है। बलबन को क्या देता है? ये उल्गू खां की उपाधि देता है। बलबन को उल्गू खां की उपाधि देता है और इसको नायब मुमलिकात के पद पर बैठा देता है। कहता है भैया तुम शासन चलाओ, मुझे कुरान का उपदेश देने दो, बाद बाकी का कार्य तुम संभालो। अब होता क्या है भैया, बलबन जैसे ही बैठता है गद्दी पर, उसने कहा नायब मुमलिकात का पद मिल गया, सेना सारी अंडर में आ गई। अब वो क्या करेगा? वो यहाँ पर जाकर नसरुद्दीन महमूद की हत्या कर देगा और गद्दी पर बैठेगा और बलबनी वंश की स्थापना करेगा। कौन से वंश की स्थापना करेगा? बलबनी वंश की स्थापना करेगा। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। पार्ट 2 वीडियो हम कवर करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए।